चलिए सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहे थे उसी करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए, टाइम हो गया है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर का ही होगा। ठीक है, 11 बजे जैसे मैंने बताया था कि दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा आपके अनअकैडमी के ऐप पर, और 3 बजे यूट्यूब पे क्लास होगा। ठीक है, तो क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, देखिए बहुत सारी परीक्षाएं भी हो रही है, आप देख रहे होंगे यूपीएससी का मेंस चल रहा है, बहुत सारी स्टेट पीसीएस का मेंस चल रहा है, अभी आपका कई जगह इंटरव्यू भी चल रहे हैं, तो सभी के लिए करंट अफेयर तो महत्वपूर्ण है। और कोशिश है कि जितना अच्छा से अच्छा आप लोग को समझाया जा सके, अच्छे तरीके से बताया जा सके, और मेरी कोशिश है इन कोशिश को आगे बरकरार रखा जाएगा। तो चलिए सभी लोग आज, ये जल्द से जल्द टाइम हो चुका है। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी भी टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अनअकैडमी के बारे में तो खैर सब लोग जानते ही हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास चल रहा है, सीधा प्रसारण जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही ऑनलाइन क्लास यहाँ पे चलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको। टेस्ट और क्विज देने से क्या होगा कि जो भी कमियां हैं, जो भी एरर्स हैं, वो दूर होंगे आपके। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर है ऑलरेडी आपके मोबाइल में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, कितनी बार भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए वो डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम मैंने रखा है अनअकैडमी के ऐप पर है वो। ठीक है, वो 11 AM को है, और 3 PM को आपका यूट्यूब पे क्लास होगा करंट अफेयर का। तो इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वही ऐप पे होगा, अनअकैडमी के ऐप जो है उस पे होगा। और ये टेलीग्राम का इसे लिंक करते हैं, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं, आपको अनअकैडमी के फील्ड के सारे एजुकेटर आपको यूपीएससी सीएससी के हर डिपार्टमेंट के, मतलब यूपीएससी सीएससी को क्योंकि मैं डील करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, यूपीएससी सीएससी एजुकेटर हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ। तो किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जस्ट सब्सक्रिप्शन है अभी। और भी बात की जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, आपका ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग कोर्स, ये सारे कोर्स किसी में भी आप एनरोल करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए प्लान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के प्लान की, तो दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है प्लस का प्लान, दूसरा होता है आइकॉनिक का प्लान। तो हम प्लस के प्लान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये प्लान 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। हालांकि यूपीएससी की तैयारी तो कोई 1 महीने करेगा नहीं, लेकिन अगर ट्रायल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर, क्योंकि मेरा मानना है कि 1 से लेकर 2 साल तक यूपीएससी की तैयारी में, 1 से 1.5 2 साल तक लगेंगे, ईमानदारी से किया है तो 1.5 साल तो लगने ही लग रहे हैं। तो अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। 1 ईयर के प्लान के बारे में बात करूँ तो 49,500 का है सब्सक्रिप्शन आपका। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 44,550 आपको पे करना होगा। और भी जो भी सब्सक्रिप्शन है अपना देख लीजिएगा। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए जाते हैं, जैसे कि ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है। ये 1 ईयर का, इसका चार्ज हाईएस्ट है, 69,500 है, क्योंकि अलग फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये कोड है, ये कोड कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है वो 62,550 आपको पे करना होगा। इसमें देखिए ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, इसके साथ
साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलता है आइकॉनिक में, जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे आपको, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जो मिलेगा आइकॉनिक में मिलेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, दोनों आपको उस तरीके के मिल जाएंगे। ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं। ये 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का। और वैकल्पिक भी कोई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का नहीं होता है, ये 1 ईयर तो लगता ही लगता है आपको। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। ये कोड PJ01 10% डिस्काउंट हो जाएगा, वनली पे 24,750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। और देखिए नया साल आ चुका है, जिन बच्चों को, जिन भी अभ्यर्थियों को, जिन एस्पायरेंट्स को, देखिए 21 तो चल रहा है, अब तो इसमें कोई डाउट है नहीं, चाहे 21 में पेपर देना हो, चाहे 22 में भी देना हो, चाहे 23 में देना हो। कई सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, 28 दिसंबर को हुए थे, 4 जनवरी को भी स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, देख लीजिए 6 महीने का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये भी बाइलिंगुअल भी बैच होगा आपका। और देखिए हिंदी वाला भी बैच है आपके पास, इंग्लिश वाला भी बैच है, तो किसी में भी आप एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 ईयर का बैच है, GS का बैच है, ये भी 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ, ये भी बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए 2 ईयर का बैच है, जिसको 2023 में देना है। तो देखिए 2 ईयर के बैच देखिए 2023 वाला है, ये 2022 वाला है, और ये 2021 को फोकस करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच चालू किया गया है। तो किसी में भी आप एनरोल करा सकते हैं, अभी समय बचा हुआ है, काम ज्यादा है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करके अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय कम बचा है बेटा, लग जाओ तैयारी में, जी तोड़ मेहनत करो। ठीक है, चलिए। और ये देखिए कॉम्बो पैक यूपीसी CSC GS का कॉम्बो पैक भी स्टार्ट हो चुका है, तो जिसमें GS का भी है ऑप्शन, दोनों का कॉम्बो, दोनों का मिक्सअप करके क्लासेज मिलेंगे आपको। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेगा, लिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, और ऑप्शनल का भी सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, और आइकॉनिक का भी देखिए यहाँ पे चालू हो गया है, प्लस GS और आइकॉनिक प्लस दोनों भी आपको मिल जाएगा। इसका फी देख लीजिए, 1 ईयर का जो फी है, प्लस वाला GS का ऑप्शनल, CSC का ऑप्शनल, और GS दोनों का, आइकॉनिक का GS देख लीजिए, दोनों का मिला के 88,750 है। ये कोड है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, यूज कर लीजिएगा। और ये देखिए प्लस GS और ऑप्शनल का दोनों को मिला के देखिए 1 ईयर का फी है 70,103, ऑप्शनल भी है, उसमें GS भी है, और इस कोड का यूज करके अपना 10% सब्सक्रिप्शन में बचा सकते हैं। तो चलिए आज हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, नो बकवास, सीधी बात करते हैं हम लोग। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, असम राइफल पब्लिक स्कूल को क्यों खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, असम के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम की। खेलो इंडिया क्या है, कौन हमारे खेल मंत्री हैं, असम राइफल स्कूल के बारे में क्यों बात की गई है, क्यों उसी को स्पोर्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, तो सारा डिटेल इस पे बात करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं फिर। ठीक, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, बस 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले पहले हमको आप ये बता दीजिए असम के बारे में, हम थोड़ा सा डिटेल पढ़े क्योंकि मैं पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ। तो असम की राजधानी क्या है पहले कमेंट कीजिए। दूसरा, असम के CM कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यारण्य भी है असम में, ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ। और आपको पता होगा कि जो हमारे खेल मंत्री भी हैं वो हमारे पूर्वोत्तर साइड से ही आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर साइड से ही आते हैं। तो बताइए आप लोग, कोई कमेंट कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो हम बताएंगे ये सारा चीजें आपको। चलिए बता भी देता हूँ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू साहब ने हाल ही में असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। जो हमारे जो खेल मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू साहब, इस गवर्नमेंट में मोदी 2.0 में ये खेल मंत्री हैं। इसके पहले वो देश के गृह राज्य मंत्री थे मोदी 1.0, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, और इनको इस समय के देश के खेल मंत्री हैं। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू साहब ने क्या किया है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट के रूप में लॉन्च किया है। और असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग में स्थित है। ठीक है, शिलोंग में स्थित है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे चीजों को खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा। पहले जो चीजें बता रहा हूँ पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो असम राइफल पब्लिक स्कूल को जो खोला गया है, खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ किया गया? शिलोंग में किया गया है। असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेल और शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और इसके अलावा इसमें खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान, पर्याप्त आवास और पर्याप्त बोर्डिंग इत्यादि की व्यवस्था है, इसीलिए इसको चूज किया भी गया है।
तो किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, अगर स्कूल के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है उसी को वरीयता सबसे ज्यादा दी जाएगी। इसीलिए हमारे जो खेल मंत्री साहब जो है किरण रिजिजू साहब, उन्होंने क्या किया कि असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेल और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, और इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त आवास भी है और बोर्डिंग इत्यादि की सभी सुविधाएं हैं, इसीलिए इसको चुना गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सीधी बात किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के बीच अंतर मंत्रालय साझेदारी के तहत ओलंपिक खेलों को विकसित करने के लिए इसका अच्छा झुकाव है, और इन कारणों से असम राइफल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में नामित किया गया है। यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेशन से किया गया है, जिसमें खेल मंत्रालय भी है और आपका आपके गृह मंत्रालय, दोनों को मिक्सअप करके किया गया है। और ओलंपिक खेलों को विकसित करने के लिए, ओलंपिक में भारत की वरीयता को लाने के लिए, रैंकिंग को अच्छा करने के लिए इन सब चीजों को किया गया है। इन्हीं कारणों से असम राइफल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में भी और उनका खेल के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और उसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसको चुना गया भी है। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करना है, इंटीग्रेटेड करना है। तो खेल को प्रमोट तो करना ही करना है, शिक्षा के साथ अगर खेल को जो प्रमोट करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका मेन उद्देश्य वही है। इसीलिए इसको चुना भी गया है असम राइफल पब्लिक स्कूल को, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में, इसने आपके खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड इसका अच्छा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का क्या है, इसका काम क्या है, जैसे मैंने कहा कि इसका जो मेन उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करना है। और जब से नई सरकार आई है, खेल पे ज्यादा प्रमोशन से कर रही है, खेल पे ज्यादा, खेलो इंडिया यूथ गेम, बहुत सारे खेलो इंडिया आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा भी चुका हूँ आप लोग को, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन सरकार चाहती है कि खेलों की तरफ बच्चों का झुकाव रहे। ठीक है। खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल में छात्रों का खर्च भारत सरकार वहन करेगी, यानी कि इस स्कूल में जितने भी छात्र जाएंगे, जिनको चुना जाएगा इसमें, तो जितना भी उनका खर्चा आएगा, उन सभी बच्चों का जो खर्च होगी वो भारत सरकार वहन करेगी। और इसमें शिक्षा का खर्च भी, चाहे बोर्डिंग का, चाहे लॉजिंग का, प्रतियोगिता प्रदर्शन, सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो जिन बच्चों को, जिन यूथ के पास वो टैलेंट होगा, खेलों के प्रति जो अपने अपने खेल में महारत हासिल होगा, जिनको चुना जाएगा, उन सारे बच्चों का जो खर्च होगा वो भारत सरकार वहन करेगी। यहाँ तो कोई डाउट किसी को भी? इसके साथ ही साथ खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा की पहचान और उत्थान में मदद करेगा। मैंने कहा ना कि अगर खेल के प्रति लड़कों का झुकाव अधिक से अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे कहीं भी किसी भी सेक्टर में, आप देखिए कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं मैक्सिमम आपके नॉर्थ से ही आते हैं। चाहे आप फुटबॉल के जो कैप्टन हैं, आप उन्हीं का नाम बता दीजिए कौन है, फुटबॉल के जो हमारे कप्तान हैं, या बहुत सारे यहाँ मैरी कॉम है, जितने भी लोग देखिए मैक्सिमम आपके उधर से ही मिलेंगे, आपको पूर्वोत्तर साइड से मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल जो है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, जितने भी क्षेत्रों में जो भी बच्चे होंगे जिनमें प्रतिभा होगा, उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, उन बच्चों को सरकार के द्वारा जितना भी स्कॉलरशिप देना वो दिया जाएगा, यानी उनका पूरा का पूरा जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। और देखते हैं आगे क्या है कि भारत में खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का क्या हाल है। वर्तमान में 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है भारत में, जो वर्तमान में कार्यरत है। इनमें से 5 जो है अर्धसैनिक बल और रक्षा बलों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि चाहे आदिवासी सेक्टर हो आपका, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का बच्चा हो, अगर उस बच्चे में टैलेंट है, अगर वो बच्चा खेल के प्रति उसका झुकाव है, अगर वो बच्चा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उन बच्चों का जो भी खर्च होगा, सरकार जिनको उन बच्चों को लेगी, उनका सारा का सारा खर्चा भी सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मैंने जैसे कहा कि भारत में 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है, इनमें से जो 5 जो है अर्धसैनिक बल के हैं और रक्षा बलों द्वारा प्रबंधित किए जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई भी डाउट? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मेन उद्देश्य यही है कि भाई बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी उनकी रुचि बढ़े। तो खेलों में जिनकी रुचि होगी, जो शिक्षा और खेल दोनों को अच्छे तरीके से जो स्कूल वाले करेंगे, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। और सरकार ने इसी को चुना है, असम राइफल पब्लिक स्कूल को चुना है कि जो बच्चा गांव का हो, चाहे आदिवासी सेक्टर का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी हो वो, अगर वो बच्चे के अंदर प्रतिभा है, खेल के प्रति उसका विशिष्ट लगाव है, उन बच्चों का जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, खेलने के प्रति कितना कहते हैं। सरकार का पूरा सहयोग है कि खेलों को अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए। बच्चों को जो शारीरिक विकास वो खेलों के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं किरण रिजिजू साहब हमारे खेल मंत्री जी हैं। खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का पेपर में कई बार आ चुका है खेलो इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया मैंने खेलो भारत को 2018 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था, क्योंकि 19 में मोदी जी का चुनाव था फिर से, 19 से लेकर 24 तक। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति में सुधार करना है। जो मेंटेलिटी जो लोग बनी हुई है, गार्जियन का भी मेंटेलिटी यही है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, खेलेगा तो पिटाएगा। बचपन में यही होता था, आप लोग के साथ भी, सभी के साथ ऐसा होता था कि ज्यादा खेल लिए तो घर वाले धुनाई करना चालू कर देते थे। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि देखो ऐसा नहीं है, अपनी मेंटेलिटी को आप लोग बदलिए और बच्चों को खेलने दीजिए। अभी खेलेंगे तो उनके जो शारीरिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास तो होगा ही होगा, और खेल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन मिलता है। क्योंकि खेल अकेला व्यक्ति नहीं खेलता है, खेल के साथ बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, वो एक समन्वय होता है। और खेलने वाला जो भी खिलाड़ी होता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे किसी भी सेक्टर में होगा, वो अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो सबके सहयोग से खेला जाता है, चाहे क्रिकेट का गेम हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का गेम हो, सब कोऑर्डिनेशन से ही तो खेलते हैं। तो एक ये भी चीजें हैं कि उनका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सारा विकास होगा। इसलिए सरकार जब से 2018 में मोदी जी ने कहा कि देखिए 19 में चुनाव है हमारा, 18 में खेलो इंडिया को इन्होंने प्रमोट कर दिया। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि खेलों के प्रति जो संस्कृति में सुधार करना है, खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो हमारी प्रतिभा जो गांव के बच्चों के पास हो, चाहे शहर का बच्चा हो, अगर उसके पास प्रतिभा है किसी भी सेक्टर में खेल के प्रति, तो उस बच्चों को पहचाना जाए, चिन्हित किया जाए, और उसका सारा का सारा जो खर्च होगा, जिन बच्चों को चूज किया जाएगा, उनका सारा खर्च भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि राजीव गांधी खेल अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली और शहरी खेल अवसंरचना योजना को एकीकृत करके खेलो इंडिया को लॉन्च किया गया है। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी जब से आए देख ही रहे, नाम बदलने में बड़े माहिर हैं लोग। तो बहुत सारी चीजों का, रेलवे स्टेशनों का भी नाम बदला गया है। तो जो पहले से योजनाएं ऑलरेडी जो चल रही है, उन सारी योजनाओं को इंटीग्रेटेड किया गया है, एकीकृत किया गया है, और उसी का नाम रख दिया गया है खेलो इंडिया। ठीक है, तो जो इसमें कौन कौन से मर्जेज है देख लीजिए। राजीव गांधी खेल अभियान इसमें है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली है, और शहरी खेल अवसंरचना योजना को, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया है खेलो इंडिया को यूथ गेम। ठीक है, खेलो इंडिया नाम रख दिया गया है। तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है वन ABCD में ऐसे करके पूछ दे, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया का ऐसा नहीं है, ये पहले ऐसा है, जितनी पुरानी योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं को मर्जअप करके, इंटीग्रेटेड करके, एकीकृत करके इसका नाम अब खेलो इंडिया रख दिया गया है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए, जितने भी स्टूडेंट हो। तो कुल मेरा फाइनल कहने का कंक्लूजन बस यही है कि खेलों के प्रति, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खेल के प्रति बच्चों में जो रुझान है, उन बच्चों को रुझान को बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल की जो भी अगर स्कूल या जो भी विद्यालय अगर ऐसा करेगा, तो उसको भाई सरकार उसके द्वारा उसको उसको प्रमोट करेगी। तो असम राइफल को चुना भी गया है इसके लिए। और जो भी बच्चा, चाहे वो आदिवासी सेक्टर का हो, चाहे वो शहरी का हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट कहीं का भी हो बच्चा, उसका सारा का सारा जो खर्च होगा, जिस खेल में उसे महारत हासिल होगी, उन सारा का सारा खर्च होगा, वो भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? अगला टॉपिक में हम बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि सेंट्रल सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो चलो खेल के प्रति तो सब कुछ हो गया। हाँ, मरीगांव भी उधर से ही है, पूर्वोत्तर से है, बिल्कुल सही है। और हमारे फुटबॉल वाले भी कहाँ से हैं बताइए, खत्री साहब, वो भी उधर से ही हैं, पूर्वोत्तर से ही हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो लोग हिमा दास से लगा, जो भी देखेंगे आप, मैक्सिमम उधर से मिलेंगे। हिमा दास कहाँ से, कमेंट करके कोई बताए मुझे, हिमा दास कौन सा खेल खेलती हैं हिमा दास? कमेंट करके आप प्लीज मुझे बताइए आप लोग। तो खेल क्या है, खेल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप कोऑर्डिनेशन मिलता है, खेल समन्वय मिलता है जीवन में। जीवन एक खेल ही तो है, जीवन है क्या? तो आप किसी भी, चाहे स्कूल में जाएं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, हर जगह आपको बहुत काम देगा वो सब चीजें। तो सरकार का पूरा उद्देश्य भी है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं सीधे। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, सभी लोग जानते भी हैं। तो हमको ये बताइए आप लोग कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका क्रम क्या है, मतलब अभी तक इसके पहले कितने न्यायाधीश आए थे और जैसे इनका क्रम क्या है इनका। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका क्रम क्या है, क्योंकि पेपर में ये भी पूछता है, क्रम भी पूछ देता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, क्या है ये सब चीजें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई है महारथी जो बता सके मुझे, कमेंट के माध्यम से प्लीज अपने बताने की कोशिश कीजिए। और जो कमेंट आप लोगों से पूछा जाता है बेटा कोशिश करो बताने का, उसको अपने मन में ना रखा करो, क्योंकि पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पूछता हूँ वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो जो पढ़ा रहा हूँ तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो अगर खेल संस्कृति पे मान लीजिए एस्से आ जाए तो एटलीस्ट आप लोगों के पास वो कंटेंट होना चाहिए कि यार सरकार हमारे लिए ये टर्म्स है, ये खेलो इंडिया है 2018 में लॉन्च किया गया था और सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है। और सरकार और क्या क्या बेनिफिट दे रही है, ये सारी चीजें सारा डिटेल मैं पॉइंट वाइज बता दिया हूँ। आप उसको बस एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, अपने शब्दों को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो दूसरों से अच्छा लिख पाएंगे। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ने क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, क्या है सेंट्रल विस्टा, इसके बारे में सारा हम लोग बात करेंगे। 5 जनवरी 2020 को 2020 को 2020 नहीं होगा बेटा, 2021 ही होगा हमारे ख्याल से। तो 5 जनवरी 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि नया साल आ चुका है, पुराना साल जा चुका है। तो 5 जनवरी 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलेगा कि 5 जनवरी को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। ठीक है, बहुत लोग को नहीं पता है बेटा, 2021 चालू हो गया है, तभी 2020 में लोग जी रहे हैं, तो जीना छोड़ दें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बहुत लोग कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता है तो बेटा पता कीजिए आप लोग, इसके पहले कौन थे, इस समय वर्तमान में कौन है, क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, ये सब चीजें हैं। चलिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना का लक्ष्य जो है नई दिल्ली में लुटियंस गार्डन में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण करना है। लुटियंस जोन, लुटियंस गार्डन, उसमें 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण करना है। इसमें राष्ट्रपति भवन भी होगा, हमारा संसद भी होगा, इंडिया गेट होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे लैंडमार्क ढांचे शामिल हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है, मंजूरी दिया है। देखिए इतना जल्दी मंजूरी मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दिया है। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि भाई किसानों वाला भी जो है उस पर भी कुछ कीजिए आप लोग। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का मुख्य लक्ष्य यही है, टारगेट यही है कि नई दिल्ली में जो स्थित है लुटियंस गार्डन जो है, उसमें जो 86 एकड़ भूमि है उसका नवीनीकरण करना है, जिसमें राष्ट्रपति भवन होगा, हमारा संसद होगा, हमारा इंडिया गेट होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसे लैंडमार्क को राज्य शामिल किए गए हैं। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दिया है, इसी का नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें सभी के सभी आ जाएंगे, इसी की बात भी चल रही थी कई सालों से, और फाइनली सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी मंजूरी दे दिया है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? और बेटा ये देखिए टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे आप लोग को पोस्ट कर देता हूँ, जरूर ध्यान दीजिएगा। और क्या क्या चीजें हैं इसमें देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, बैकग्राउंड क्या हुआ था। अप्रैल 2020 में 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने में लुटियंस गार्डन की 86 एकड़ जमीन के नवीनीकरण के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, वो अप्रैल 2020 में कांड हो चुका था। और याचिकाकर्ता के अनुसार कि इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन का अधिकार का उल्लंघन किया है। तो कोई याचिका करता था, उसने याचिका डाल दी थी और उसने कहा था कि देखिए सर ऐसा जो कर रहे हैं आप, इससे क्या होगा कि अनुच्छेद 21 जो कहता है कि नागरिकों के जीवन का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, और उसने उस पर चुनौती दे दिया था। अब हुआ क्या कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस योजना ने लोगों को खुले और हरे भरे स्थानों से वंचित किया है। साथ ही याचिका में तर्क दिया गया है कि इस योजना ने दिल्ली के मास्टर प्लान 21 का उल्लंघन किया है। तो ये 2020 में ये सब चीजें हो चुकी थी, याचिकाकर्ता ने इन सब चीजों का खुलासा भी किया था कि भाई साहब देखिए आपने जो कर रहे हैं, ये सब चीजें की जा रही हैं, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है तो होगा क्या कि भैया इन योजना ने लोगों को जो खुले और हरे भरे स्थानों से वंचित कर दिया है। और साथ ही याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि इस योजना ने दिल्ली का जो मास्टर प्लान था 2021 का, उसका भी उल्लंघन किया है। लेकिन खैर ये सब तो पृष्ठभूमि थी, लेकिन अब तो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं।
वर्तमान संसद 1927 में बनी थी। जो इस समय हमारा जो पार्लियामेंट आपको दिखाई देता है, संसद भवन दिखाई देता है, 1927 में बनी थी। और इसका निर्माण द्विसदनीय विधायिका को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया था, बल्कि इसे विधान परिषद के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा संसद भवन औपनिवेशवाद का एक प्रतीक है, और ये स्वतंत्र भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बस यही सब चीजें हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। और पड़ी थी तो देख ही रहे हैं क्या हुआ। जब पड़ी तो पड़ी रह गई। अब तो भाई मिल गया इसको, प्रोजेक्ट को मंजूरी। तो इन सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? तो यही सब देखिए, नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मौजूदा संसदीय परिसर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उस समय देश तो गुलाम था, आजाद तो था नहीं। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद नई संसदीय संरचनाओं के निर्माण के अंतरराष्ट्रीय उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के 25 वर्षों के भीतर अपनी कैपिटल बिल्डिंग का निर्माण किया है। और देश की मौजूदा संसद सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती है और भूकंप से भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार ने कहा कि देखो भैया, ये सब तर्क दिया गया सरकार के द्वारा कि भाई साहब, जो बना हुआ है संसद भवन, आप क्या बात करते हैं? अरे भाई, ये इतना पुराना अंग्रेजों की देन है भैया, उसको हटाओ पहले। और वैसे भी सरकार हर चीज को बदलने पे लगी हुई है। तो सरकार ने कहा कि देखो, ऐसा है कि हम अंग्रेजों का देखो बहुत झेल लिए, अब हम नहीं, हमको नया चाहिए, एकदम नया। नया मतलब नया होता है, नई जगह पे चाहिए, नई लोकेशन पे चाहिए। तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। अब क्यों अंग्रेजों का ढोएंगे भाई? आप संसद हैं, आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व आप लोग करते हैं। आप लोग हर लोकसभा से जीत जीत के आते हैं आप लोग। उच्च सदन और निम्न सदन जो भी है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो दोनों सदनों के चुने हुए आप लोग प्रतिनिधि हैं भाई साहब। आप लोग को कैसे मना कर सकते हैं? और आप लोग क्यों संसद भवन को पुराना वाला लेके यूज करेंगे? आप लोग बहुत यूज कर चुके हैं, अब नए में जाइए, समय बदल रहा है। क्या? तो मौजूदा जो संसदीय परिसर है, जहां पर जनता का प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए सांसद वहां पे जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था जो संसदीय परिषद है। जो अब और स्वतंत्रता के तुरंत बाद नई संसदीय संरचनाओं के निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण मिले हैं। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने जब स्वतंत्रता पाई थी, तो उसने 25 वर्षों के भीतर ही अपनी कैपिटल बिल्डिंग का निर्माण किया था। तो स्वतंत्रता जब मिली, हम लोग तो इतने साल लीड कर दिए, मोदी जी ने कहा ना, बहुत झेल लिया, अब इतना नहीं है करना है, हमको नया चाहिए, एकदम हरा भरा अपना लगना चाहिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को बता सकें कि ये जो था मोदी है तो मुमकिन है, इस समय हुआ था। और देश की जो मौजूदा संसद सुरक्षा है, मानदंडों का पालन नहीं करती। आपने देखा भी, अटैक भी हुआ था सन 2000 के आसपास, सुना भी होगा। और भूकंप से भी सुरक्षित नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार ने कहा कि देखिए भैया, हमको नया एकदम चाहिए, पुराने वाले को डिलीट कीजिए, नए वाले को लाइए। ठीक है? क्योंकि भूकंप से भी हम लोग बचे रहेंगे, तभी तो जनता की भलाई कर पाएंगे। अगर हम ही लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी? इसलिए हम देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधियों को सही तरीके से रहना भैया, भूकंप भूकंप आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, नहीं गिर उड़ गया तो यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को? तो आगे बढ़ते हैं। तो यही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब तो मंजूरी दे दी गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी, उसमें रोक लगाया था कि भैया देखिए, लोग की आजादी को छीना जा रहा है। तो सरकार ने कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने देखा ऐसा कुछ नहीं है यार। अब इतना तर्क वो लोग दे रहे हैं, संसद वाले चुने हुए प्रतिनिधि लोग तर्क दे रहे हैं कि भैया देखिए, वो सुरक्षा के मानकों को पालन नहीं करती है। वो आप देख रहे हैं, अमेरिका ने भी कर दिया है, तो भारत वाले क्यों नहीं करेंगे भाई? अमेरिका ने तो आजादी के 25 साल बाद ही कर दिया था, अपना नया कैपिटल बिल्डिंग तैयार कर दिया था। आप तो इतना लेट कर दिए, हमसे काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। वो उस समय बीजेपी आई नहीं थी, नई पार्टी आई नहीं थी, उसने कहा कि भाई अब हम आ गए हैं, अब तो भैया करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई भूकंप भूकंप आ जाएगा, अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जनता को कौन समझाएगा यार? हम लोग तो हर जगह से चुन चुन के आते हैं। और जब संसद मतलब लोकसभा का चाहे हो, चाहे राज्यसभा हो, भाई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी को कहा गया है कि भैया आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो जनता सुरक्षित रहेगी। आप लोग का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है? खैर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा भी होगा और समझ में आया भी होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है भैया, इतने तर्क आप दे रहे हैं तो इतने तर्क तो वो भी दे रहे हैं। वो तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं भाई, आप तो याचिकाकर्ता है, आप तो याचिका बार बार डाल देते हैं आप लोग। तो कोई नहीं, होना चाहिए। चलो, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल बैग नीति 2020 के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है ये स्कूल बैग नीति। अभी रिसेंटली आप लोग को पढ़ाया था कि दिल्ली में भी स्कूल बैग के लिए नया नियम लाया गया है कि भैया, बच्चे का जो वजन कैसे बताया था मैंने कि
वजन के हिसाब से उनके बैग का 10% के आसपास होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और स्कूल बैग नीति 2020 है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं सरकार क्या कहना चाहती है स्कूल बैग नीति पर, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय स्थिति क्या हो गई। इस समय आपको लगा होगा कि जैसे जैसे स्कूल का आजकल देखा जाए, छोटे बच्चों का देखें चाहे बड़े बच्चों का देखें, खैर छोटे बच्चों का ज्यादा देखिए, कि जैसे जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे अभी 1 क्लास का बच्चा है या 2 क्लास का बच्चा है, उसके बैग का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप लोगों ने जरूर देखा, कोरोना के बीच में वैसे क्लास नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चों का जो क्लासेस जो है ना, जो कॉपियों से भरा जा रहा है पूरा बैग, और वो बच्चा पूरा अपने शरीर पे पीछे उसको रख के बेचारा स्कूल जाता है, और उसका वजन इतना ज्यादा होता है, कॉपियों का बोझ इतना ज्यादा होता है, बुक्स का बोझ इतना ज्यादा होता है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए सरकार ने स्कूल बैग नीति लाई है, और कहा भी है, उसमें गुजारिश भी किया गया है कि भैया आप लोग ऐसा पाठ्यक्रम सेट कीजिए ताकि बच्चे को इतनी किताब इतनी कॉपी न ढोना पड़े। और ये जरूरी भी था, ये होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर झुक के चलेगा तो यार क्या उसकी शारीरिक विकास होगा। तो यही सब चीजें हैं, चर्चा में क्यों है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, द्वारा जारी की नई स्कूल बैग नीति, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का पालन करने के लिए सभी स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है कि भैया जी हम लोग भेज रहे हैं आपको परिपत्र, आप लोग देख लीजिएगा इसको कि हम लोग कुछ नया नियम लेके आ रहे हैं। आप लोग इतना ज्यादा कॉपी इतना ज्यादा किताब कर दे रहे हो यार, कि बच्चा पूरा पीठ पे अपने लाद के बेचारा स्कूल जा रहा है, उसका शारीरिक विकास हो ही नहीं रहा है। आप लोग ये कॉपी ये असाइनमेंट ये वो पूरा का पूरा, यही सब चीजें परिपत्र में क्या है ये देख लीजिए। परिपत्र के मुताबिक शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य है कि वे छात्रों को पहले से ही यह सूचित करें कि किसी विशिष्ट दिवस पर कौन कौन सी किताबें और नोटबुक स्कूल में लाने हैं। और देखिए हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग तो ऑनलाइन वाले हैं, तो आप लोग को तो कहते हैं नहीं कि बेटा तुम लोग किताब कॉपी लेके आओ। हम लोग तो ये कहते हैं घर बैठिए, कोरोना काल में बैठिए, और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर से पढ़िए। सारे एजुकेटर आपको बैठ के पढ़ाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी महानगर में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बैठिए, किसी भी सुदूर क्षेत्र में आप रहते हो, अगर वहाँ पे इंटरनेट है, अगर आप मोबाइल आपके पास है, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फालतू पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए और टॉप एजुकेटर से क्लास दीजिए, और वो आपको चूज करने का ऑप्शन भी है, किसी से भी पढ़ सकते हैं आप। ये सबसे अच्छी बात है। किसी भी स्कूल की टीचर की तरह झेलना नहीं पड़ेगा कि स्कूल की टीचर ये पढ़ा रही है खराब, तो वो तो मैनेजमेंट बदलता था। तो खैर ये सब भी चीजें होना चाहिए बीच बीच में। तो चूंकि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसे फेमिलियर होके पढ़िए, अपनापन लगना चाहिए उस टॉपिक से कि यार हम कुछ सीख के आए हैं, अगर किसी भी तरीके से समझे। चाहे मैंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बताया, सुप्रीम कोर्ट बताया, क्या याचिकाकर्ता का तर्क था, क्या उनका तर्क था। उन्होंने कहा कि भैया सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है ये, एक बार अटैक हो ही चुका था संसद भवन पे, आपने देख सुना भी होगा। और भूकंप भूकंप भी आ सकते हैं, ये भी दिक्कत है। और अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, तो भाई हमको कुछ नया करना है, क्रिएटिव करना है। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर उसको मंजूरी दे दी है। स्कूल बैग नीति में जैसे बच्चे सभी पढ़ के ही आए होंगे, स्कूल गए ही होंगे, ये तो अपनापन फील कराता ही होगा आप लोगों से भी। तो यही सब है कि शिक्षकों को ये सूचित करता है, जो परिपत्र जारी हुआ है, कि भैया आप लोग ऐसा बताइए, बच्चों को पहले ही बता दीजिए कि कौन कौन सी बुक लेके पहले आनी है। आप लोग पूरा का पूरा बुक ही मंगा लेते हो, लाइब्रेरी बना लेते हो पूरा स्कूल को। तो किसी विशिष्ट दिवस पर कौन कौन सी किताबें और नोटबुक स्कूल में लानी है। साथ ही शिक्षक समय समय पर यह भी जांच करेंगे कि छात्र अनावश्यक किताबें या नोटबुक तो नहीं ला रहे हैं। मान लीजिए मैथ की पूरी किताब लेके पहुंच गया बच्चा, अरे बेटा वही पढ़ो ना जो आज मैडम आपको पढ़ा रही है, इतना ज्यादा लेके क्यों चले जाते हो। तो ये शिक्षकों को पहले सूचित करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि मैडम सर बेटा देखो स्टूडेंट, आपको कल की किताब लेके आनी है, तो जो कॉपी पेन पे लिख लिख लिखवाना होगा, फिर घर वाले साइन भी करेंगे, अप्रूवल भी होगा, ये सब चीजें होगा। खैर, तो यही सब चीजें देखिए, बच्चों का वजन देख रहे हैं ना, देखिए आप लोग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके पीठ का वजन देखिए, शरीर पे जो वजन देखिए, क्या शारीरिक विकास होगा। इसलिए सरकार ने ये जरूरी समझा, शिक्षा स्कूल से बैग नीति आई कि भैया कम से कम उसका बोझ पहले कम करो, क्योंकि बोझ इतना ज्यादा उसके शरीर पे कंधे पे लाद दिया जाता है, उसे लगता है कि जिम्मेदारियों का एहसास कराया जा रहा है बचपन में। तो अभी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, अभी खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, शारीरिक विकास करने के दिन है, बौद्धिक विकास भी धीरे धीरे होता रहेगा उनका। तो शरीर में इतना दे देंगे, किट दे देंगे, आजकल तो देख रहे हैं स्कूल में कितना कहानी चल रहा है, इतने प्रोजेक्ट ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कि तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है कि स्कूल बैग नीति को लाया जाए, ताकि बच्चा अगर 1 क्लास में पढ़े तो उसको उतनी ही किताबें लेके जानी पड़े जितनी उसकी कंपलसरी हो, जितना उसका टीचर बताइए, नहीं कि पूरा किताब लेके पहुंच गए स्कूल में। तो बच्चे का शारीरिक विकास क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास क्या होगा, क्योंकि वो तो विकास उसका अवरुद्ध होगा, उसके शरीर पर तो इतना वर्कलोड दे दिया गया।
तो इसीलिए सरकार ने इसकी पूरी कोशिश की है, एक परिपत्र जारी किया गया और ये परिपत्र सारा स्कूल में सर्कुलेट कर दिया गया है कि शिक्षक पहले डिसाइड करके बता दें, कंफर्म करके पहले बता दें कि बेटा कल तुमको ये किताब लेके आनी है, ज्यादा अनावश्यक किताबों को लाने का नहीं है, उतना ही लाओ जितना हम पढ़ा सके। ये शिक्षकों का भी फर्ज बनता है, इन सब चीजों का पालन करें वो लोग। विद्यालय का जो प्रबंधन होगा, जो मैनेजमेंट करने वाले का है, उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य और दायित्व यह है कि वे सभी छात्रों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएं। तो देख लीजिएगा बेटा, अगर आपके स्कूल में कहीं पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा हो तो आप उसका विरोध कीजिए, और ये आपका फंडामेंटल राइट है, करना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है कि आप लोग स्कूल में देखिए पीने योग्य पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही होता है ये सब चीजें। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है, ताकि छात्रों को अपने घर से पानी की बोतल लाने की आवश्यकता ना हो। जो घर से ले लेके बेचारे बोतल में, थर्मस का बोतल में पानी जाते हैं, वो पानी उनी मत लेके जाएं, एक और भार और वजन बढ़ा लेते हैं बच्चे। उनके गले में लटका दिया जाता है कि 1 लीटर 2 लीटर का पानी का बोतल। अरे भैया, स्कूल का प्रबंधन क्या कर रहा है मैनेजमेंट? इतना बड़ा स्कूल है आपका, तो आखिर स्कूल के मैनेजमेंट को पानी की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना वहां पे, कि घर से बेटा लड़का पहुंच पहुंच गया स्कूल पानी लेके, तो एक तो स्कूल का बैग का वजन इतना ज्यादा, उसके बाद पानी का बोतल का 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी जो भी बच्चे थर्मस में ले जाते हैं वो वजन है, तो बच्चे का क्या शारीरिक विकास होगा? इसलिए सरकार ने कहा है कि स्कूल का मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम यह है कि भैया स्कूल में बच्चों को पानी की गुणवत्तापूर्ण पानी, पानी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का बढ़िया पानी दीजिए आप। अब ये नहीं कि कल कुछ भी उठा के पानी आप दे देंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा। साफ सुथरा पेयजल होना चाहिए, ये आपका दायित्व है, ये मैनेजमेंट का दायित्व है। तो उनके ऊपर मैनेजमेंट का दायित्व दिया गया है कि बच्चों को घर से पानी न लाना पड़े, सिर्फ अपना थर्मस लेके आए वो, बाकी पानी तो आप लोग देंगे, नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ आप लोग? तो ये मैनेजमेंट का कर्तव्य है। स्कूल बैग नीति और देखिए 2020 में क्या दिया गया है। इस नीति में कक्षा 1 से लेके X11 को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, तक के छात्रों के होमवर्क और उनके बैग के वजन से संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। तो इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा कि भैया निर्देश दे दिए गए हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर सरकार फॉलो करवा ही देगी आप लोग का स्कूल का। ये होना भी चाहिए था, ये जरूरी भी होना चाहिए था। नीति के मुताबिक कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के छात्रों का स्कूल बैग उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, अगर किसी बच्चे का वजन मान लीजिए 20 kg है, अगर उस बच्चे का वजन 20 kg है तो उसका 10% कितना होता है बेटा? 2 किलो। 2 किलो 2 kg से ज्यादा उसका स्कूल का बैग नहीं होना चाहिए, ये लिखित उसमें दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है स्कूल प्रबंधन, तो भैया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये जरूरी भी था ये सब चीजें। तो उसने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों का स्कूल बैग जो है, उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कूल बैग होना नहीं चाहिए। वो जाए बेचारे आराम से खेले कूदे पढ़ाई करे शांति से। तो ये सब इस मैनेजमेंट में कहा गया कि मैनेजमेंट का काम है पानी की व्यवस्था तो पहले तो आप लोग करते रहिए, पानी जरूरी है। बच्चा थर्मस में घर से पानी लेके नहीं आएगा, आप पानी के मैनेजमेंट कीजिए, बच्चा सिर्फ अपना थर्मस लेके आएगा और पानी आपको देना पड़ेगा। बाकी होमवर्क है, उसके वजन है 10%, उसके शरीर का वजन का 10% होना चाहिए, बस बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी देखिए क्या है बैंक नीति में। कक्षा 2 से लेके 2 तक के छात्रों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। देखो बच्चा, जो दूसरी क्लास में है, तुमको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, मस्ती से पढ़ाई करो बस। मतलब होमवर्क नहीं, इसका मतलब ये थोड़े पढ़ाई नहीं करना है। जबकि कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, और 6 से लेके आपके 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे, और 9 तथा उससे अधिक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस नीति में विद्यालयों के लिए अवसंरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बदलो, फीस बहुत बढ़ाते हो आप लोग, क्योंकि छात्र प्रतिदिन कई सारी पुस्तकें ले जाने में सक्षम नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, लाइब्रेरी बढ़िया से बनाइए, ताकि बच्चा जाए किताब उताब उठा ले आपकी लाइब्रेरी से, पढ़ाई करे, घर से लाने की जरूरत उसको ना हो। तो यही सब इस स्कूल बैंक नीति में दिया गया है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा भी है, होना भी चाहिए सब चीजों को, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल को प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के छात्रों को लाकर उपलब्ध कराना चाहिए। देख लिए कितनी अच्छी बात है, वाह बहुत बढ़िया। ताकि वे कुछ किताबें विद्यालय में ही छोड़ सकें और आवश्यकता अनुसार घर ले आ सकें। क्या स्कूल वाले करते हैं सब? नहीं करते हैं। स्कूल नीति आई है, मुझे उम्मीद है कि स्कूल वाले इसको फॉलो करेंगे, कि बच्चों को लॉकर की व्यवस्था मिले, प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों को।
और लॉकर में अपनी किताब जिनको जरूरत होगी घर लेके जाएंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी वो अपना लॉकर में रखेंगे, आराम से अपने घर जाएंगे, बोझ का वजन वैसे ही कम हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को प्रत्येक 3 महीनों पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन की जांच करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या ये शिक्षक आपके करते हैं? नहीं करते होंगे। और माता पिता को भारी बैग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो गार्जियन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बच्चे का बोझ जो है, वजन जो है, उनके स्कूल बैग का जो वजन है, इस पे थोड़ा गौर किया करें, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास तो पहला तो स्कूल घर का ही होता है। उसके बाद जो सिखाते हैं वो तो संस्कृत में बता दिया गया है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु क्या जो भी है। कोई क्या था वो श्लोक जो था, वो बचपन में जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि, चलिए खैर याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो वाला भी श्लोक, कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ही कोई श्लोक था, मैं भूल रहा हूँ उस श्लोक को, खैर। तो यही सब चीजें हैं कि उसमें कहा गया है कि प्रत्येक 3 महीने पर एक बार ऑडिट होना चाहिए टीचर के द्वारा। बच्चे का जो वजन जो बताया गया, वजन के हिसाब से क्या स्कूल बैग ला रहा है, या उससे ज्यादा ला रहा है, उससे ज्यादा ला रहा है तो भैया उसको उसको समझाइए कि बेटा ज्यादा किताब उताब मत लाओ, नहीं तो हमारे ऊपर कुछ हो सकता है। और मैनेजमेंट तो पानी पिलाएगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगा ही, उसको ला करके सुविधा भी देनी पड़ेगी। तो आज तक जो नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले, शांति से करना चालू कर दीजिए आप लोग। इसके अनुसार भारी भरकम किताबों की तुलना में हल्की और कम वजन वाली किताबों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतना मोटा मोटा किताब लेने की जरूरत नहीं है, उतना ही दीजिए जितना ऑथेंटिक पढ़ाई हो। पूरा कचड़ा भरने से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, ये स्कूल बैग नीति में ला दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। इसलिए आपके अगल बगल जो भी छोटे बच्चे पढ़ते होंगे, उनको समझाइएगा कि बेटा देखो, एक नया तुम्हारे लिए एक टेक्नोलॉजी सर है, कुछ नया नियम आया है सरकार के द्वारा, और मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही है बेटा, तो शांति से पढ़ाई करो। ठीक है, 10% ज्यादा अगर वजन होगी तो उसको तौल के बता दीजिएगा, बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मत लेके जाओ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, कितना खुश है बच्चा अभी भी इतना बैग लेने के बावजूद। तो धीरे धीरे इसको एहसास दिलाया जा रहा है कि बेटा तुम बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हारे बैग का वजन, खैर मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने खुद भली बात इन सब चीजों को जानते भी होंगे। भारी स्कूल बैग की समस्या क्या है? अरे समस्या क्या, महान समस्या है। बच्चों पर शरीर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो मैंने कहा कि शारीरिक जो विकास है वो विकास अवरुद्ध हो जाता है यार, कहाँ लंबाई बढ़ रही है सही से बच्चों, जो उनके केशरुक स्तंभ, वर्बिटल कमलन और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है। और भारी स्कूल बैग के कारण गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। एक तो बैग ले लेते हैं सब, ऊपर से थर्मस लटका लेते हैं सब, बताओ कितनी बड़ी समस्या है। जो उनके सिर दर्द, कंधे के दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और गर्दन तक उसके हाथ के दर्द के कारण बन सकता है। खैर ये तो भुक्तभोगी आप लोग रहे हैं, हम भी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। तो हम लोग को तो अच्छे से एहसास है कि कहाँ कहाँ दर्द करता था। तो खैर आज तो खैर इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं, इसमें इतने प्रोजेक्ट हैं कि माँ बाप भी प्रोजेक्ट बनाते बनाते थक जा रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं, देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, अपनापन फील कराता है ये सब टॉपिक। तो इनको जरूर आप लोग ध्यान से देखिए। हम आगे बढ़े क्या? चलिए बढ़ते हैं। और भी देखिए, शरीर की मुद्रा जो है, जो बॉडी पोस्चर है जो आपका, भी काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। और बताओ बच्चों का वजन ही नहीं उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो लंबे समय तक यह स्थिति रहने से शारीरिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो सकता है, खासकर गर्ल्स के लिए यार। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखिए, ये सब नीति में आया है, बहुत अच्छी है, मैं इसको तारीफ करता हूँ कि ये सब चीजें होनी चाहिए, और ये बहुत पहले होनी चाहिए। इन सब जो अच्छी चीजें हैं उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ख्याल ये सब चीजें हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपनापन महसूस जरूर होगा आपको। अब एनसीईआरटी के बारे में जान लीजिए, एनसीईआरटी क्या है, जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद क्या है? यह शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु समर्पित संस्थान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो मैंने कहा कि निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु समर्पित संस्थान है। जैसे स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ाना, तथा स्कूली शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना। तो सरकार करा ही रही है गुणवत्तात्मक सुधार, मतलब एनसीईआरटी करवा ही रही है कि भैया आप लोग के ऊपर कहानी नहीं है, आप सब कहानी नहीं बताना आप लोग को। स्कूल वाले सिर्फ आप लोग की जो फीस बढ़ा रहे हैं, फीस मत बढ़ाइए स्कूल वाले। आप लोग बच्चों को जो देना है वो दीजिए। थर्मस का पानी बेटा घर से ना लेके जाना, आपके स्कूल वाले मैनेजमेंट वाले व्यवस्था करें, गुणवत्तापूर्ण पानी की व्यवस्था करें, अच्छा से अच्छा पानी की व्यवस्था करें। ये नहीं कि 2 लीटर लटका के पहुंचा दिए। तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी उन लोगों को समझाइए कि बेटा देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, नहीं आ रहा है फोटो तो खींच के भेजिए, क्यों नहीं सुधरेंगे वो लोग। तो यही सब चीजें हैं, एनसीईआरटी का ये काम है। और है मॉडल पाठ्य पुस्तक
पूरक सामग्री तैयार करना, उनका प्रकाशन करना, ये भी है। नवीन शैक्षिक तकनीकों का विकास और उनका प्रसार करना, एक्सप्लोर करना, और सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। तो ये सारा का सारा जो काम करता है वो एनसीईआरटी करता है, और एनसीईआरटी के द्वारा ही ये सब चीजें इन लोगों को सर्कुलर जारी भी किया गया है कि भैया परिपत्र भेज दिए, पालन कीजिए आप लोग। तो जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाएगी, ऑथेंटिक किताबें पढ़ाई जाएगी, पूरा बकवास नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो चीजें ऑथेंटिक है बस वही पढ़ाई जाएगी। इतना मोटा मोटा किताब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पतला ही पढ़ाइए, ऑथेंटिक पढ़ाइए। तो जितना कचड़ा है वो दिमाग में कचड़ा पहले हट जाएगा। बाकी बच्चों का स्कूल बैग जो मैंने बता दिया कि जितना उनका वजन है उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनके टीचर्स जो होंगे उनका ऑडिट करेंगे हर 3 महीने पे। उनके गार्जियन को भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि देखिए ज्यादा हो रहा है। बाकी तो सब पढ़ ही लिए आप लोग, तो ये सब चीजों को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए छोटा बच्चा, बैग देखिए इसका। ठीक है, लेकिन क्या करे, झेल रहा है बेचारा। तो सरकार कह रही है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, अब हमको चेंज करना है, समय के साथ बदलना है। तो यही सब चीजें हैं। चलिए अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक होगा शायद, मुझे जहां तक लगता है, खाड़ी देशों के बीच एकजुटता और स्थिरता समझौता। इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, गल्फ खाड़ी देशों के बारे में क्या है ये सब चीजें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, तो इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं, खाड़ी देशों के बीच एकजुटता और स्थिरता समझौते के बारे में। चर्चा में क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे। हाल ही में खाड़ी देशों ने, जितने भी खाड़ी देश हैं हमारे, और सबसे ज्यादा हमारे बताइए वर्कर्स जो हमारे हैं, जो काम करने बाहर जाते हैं, बेचारे सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में ही जाते हैं। अपने देश में अगर संसाधन उपलब्ध हो तो वो क्यों जाते हैं वहां पे, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है जीडीपी में भी। लेकिन खैर मजबूरी है, जाना पड़ता है उनको। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, हाल ही में खाड़ी देशों ने सऊदी अरब के अल उला में आयोजित 41वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 41वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया, एग्रीमेंट किया है, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पृष्ठभूमि की बात करते हैं, पहला है कि कतर पर प्रतिबंध, कतर जो देश है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम हमारे क्या जितने भी लेबर्स हैं जो बेचारे काम करने जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, जो बाहर जाते हैं लोग, कमाने जाते हैं लोग, गांव के लोग मैक्सिमम बहुत लोग जाते हैं खाड़ी देशों में काम करने के लिए। तो कतर पर प्रतिबंध थोड़ा सा देख लीजिए। जून 2017 में सऊदी अरब, उसके सहयोगी देशों, सऊदी अरब और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, मिस्र ने कतर के साथ संबंध समाप्त करते हुए उसके खिलाफ संपूर्ण नाकाबंदी लागू कर दी थी। कब किया था, 2017 के जून में किया था, जिसमें जली, हवाई और भूमि तीनों रास्तों से नाकाबंदी लागू कर दी थी, कतर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कब हुआ था, जून 2017 में हुआ था। कौन कौन, सऊदी अरब और उसके सहयोगी जो देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसे कहते हैं, बहरीन तथा मिस्र ने कतर के साथ अपने सारे संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था, संबंध समाप्त कर दिए थे। किसी भी रास्ते का कोई भी संबंध हो, चाहे जली हो, चाहे हवाई हो, चाहे समुद्री हो, कोई भी रास्ता हो, सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, नाकाबंदी लागू कर दिया गया था। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और देखिए कारण क्या था, कतर पर आरोप लगाया गया था कि वह ईरान के साथ संबंध मजबूत कर रहा है और कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का समर्थन करता है। तो ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, इसलिए इनके साथ सारे के सारे संबंध खत्म कर दिए गए थे, इन पे प्रतिबंध ऑलरेडी लगा दिया गया था। कतर पे आरोप है कि वह ईरान के साथ संबंध अपना बिल्डअप कर रहा है। चलो संबंध तो चलो ठीक है, कोई किसी देश से संबंध रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का अगर वो समर्थन करता है तो ये गलत है। इसीलिए इन लोगों ने डिसीजन डिसाइड किया है कि भैया इससे जितने भी हमारे संबंध है, सब संबंधों को हम विड्रॉ करते हैं, हटाओ इसको पहले। चलिए, कतर पर ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड, आप लोगों ने रॉबिनहुड सुना होगा, तो यहाँ पे ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है। तो कतर पर ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसमें सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिबंधित एक सुन्नी इस्लामिक राजनीति समूह के समर्थन से आतंक फैलाने और उसे वित्त पोषित करने का, मतलब फंडिंग करने का उस पर आरोप लगाया गया है कि भैया जिसपे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं उसको तुम फंडिंग कर रहे हो। तो जब फंडिंग कर रहे हो तो हम तुम्हारे से जितने भी संबंध है वो सारे संबंध हम तुमसे समाप्त करते हैं। हम तुम्हारे ऊपर जितनी भी नाकाबंदी लगानी है उतनी नाकाबंदी हम तुम्हारे पे लगाएंगे। जितने तरह के हमारे तुम्हारे ऊपर जो केसेस करने हैं उतने केसेस हम करेंगे। तो हर तरह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है जून 2017 से। तो जैसे मैंने कहा कि कतर पर ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड, खास करके सऊदी अरब, सऊदी अरब अमीरात
द्वारा जो प्रतिबंधित किया गया था, जो इस्लामिक चरमपंथी समूह था जिसको प्रतिबंधित किया गया था, उसको आप फंडिंग करोगे तो भैया हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। यही सब चीजें हैं। और भी देखते हैं क्या क्या हुआ था इस समझौते में। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों ने कतर पर लागू सभी प्रतिबंधों को हटाने और कतर के लिए अपनी भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग को फिर से खोलने हेतु अल उलास मतलब सऊदी अरब में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यही सब चीजें हैं कि भैया प्रतिबंधों को हटाया जाए और कतर के लिए अपनी जितनी भी चीजें हैं वो मान गया है, मान लीजिए सुधर रहा है, सुधरने का मौका दिया जाए उसको, और फिर एग्रीमेंट किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? भाई अगर सुधर रहा है कोई तो मौका दीजिए उसको। हमारे और पाकिस्तान से कितने हमेशा तो झगड़ा होते रहते हैं, स्टार्टिंग वो करता है, एंडिंग हम करते हैं। लेकिन क्या हम अपने संबंध उससे खत्म कर दिए? नहीं, आज भी हम उससे संबंध बना के रखे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी सबसे बड़े हितैषी होते हैं। और हितैषी का मतलब ही होता है जो हित की ऐसी हितैषी करे। तो वही सब चीजें हैं, क्योंकि बैठ के ही बात किया जा सकता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन जो है वो बातचीत से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो इसको मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाओ भाई। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं। बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। ये सब जितने भी हैं खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश हैं। कारण पे चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लास्ट। इस समझौते का जो उद्देश्य है, खाड़ी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयासों में एकजुटता लाना और खाड़ी देशों के समक्ष मौजूदा चुनौतियां, विशेषतः ईरान के परमाणु व बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तथा उसकी अन्य विनाशकारी योजनाओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों का एकजुटता से सामना करना है। बस वही है कि कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब एकजुटता रहेगी तो अगर कहीं पर कोई अनर्थ काम हो रहा है, अगर कहीं पर गलती हो रही है, जैसे ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाए गए थे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब थे उन्होंने भी प्रतिबंध कई बार ईरान पे लगा दिए थे। तो जहां पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि जो कतर था उसने ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पे लगा हुआ था, जिस ईरान पे ऑलरेडी इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो वही मैंने कहा कि ईरान के परमाणु व बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तथा उसकी अन्य जो विनाशकारी योजनाओं के कारण जो उत्पन्न चुनौतियां हो रही थी, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है, समन्वय बनाया है, ताकि अगर ऐसी कोई घटनाएं कहीं पर घटित होती है तो अगर संबंध मजबूत बिल्डअप रहेगा तो उसको गेट आउट किया जा सकता है। तो ईरान पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगाया गया है। तो यही सब चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिस आतंकवादी जो फंडिंग किया जा रहा था, आतंकवादी जो फंडिंग किया जा रहा था, उस पे भी जो रोक लगा था, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने जो फंडिंग लगाया था इस्लामी चरमपंथ जिनको ये फंडिंग कर रहा था कतर, इसीलिए उसमें सारे संबंध उससे हटा लिए गए थे। तो यही सब चीजें हैं, यही इसका कारण भी था। यहाँ तक कोई डाउट? अब देख लेते हैं क्या होता है खाड़ी सहयोग परिषद। ऑलरेडी बता ही चुका हूँ ये सब जितने भी देशों का नाम है। खाड़ी सहयोग परिषद एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है जिसमें इतने सारे देश हैं, जिसका नाम ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, जिसकी स्थापना 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न एक समझौते के माध्यम से की गई थी। और जब कोऑर्डिनेशन होगा, जब समन्वय होगा, एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, अगर कहीं पर अनैतिक काम होगा तो जाहिर सी बात है उसका विरोध करेंगे। जैसे ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम थे, जो जैसे मैंने कहा कि तरह तरह के प्रतिबंध उस पर लगाए गए थे, और जो भी चरमपंथी, जो इस्लामी चरमपंथी को बढ़ावा देने वाले जितने भी समूह हैं, अगर उसको कोई फंडिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी अपने सारे संबंध लोग तोड़ेंगे। तो वही कतर कर रहा था, ईरान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा था, उसके ऊपर आरोप लगा था कि भैया आप तो फंडिंग कर रहे हैं, आपसे हम सारे रिश्ते आपसे तोड़ते हैं। लेकिन बाद में सुधरा वो, उसको मौके दिए गए हैं और इस बार मौके दिए जा रहे हैं, एग्रीमेंट हो चुका है। तो देख लीजिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और किस उद्देश्य से की गई थी कि यह क्या है, यह एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 1981 में हुआ था। इसमें जो देश है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इन सभी के बीच में एक समझौते के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। जैसे मैंने कहा कि भौगोलिक निकटता, इस्लाम आधारित समाज, राजनीतिक प्रणाली और समान उद्देश्य के कारण इन सभी देशों के बीच एक विशेष संबंध मौजूद है। तो सबके विचार भी एक जैसे हैं, लेकिन विचार एक जैसे होने से कुछ नहीं होता है जब तक वो सही तरीके से काम ना करे। तो यही सब चीजें हैं, इसलिए 1981 में इनकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद की संरचना में सर्वोच्च परिषद मतलब उच्चतम प्राधिकरण, मंत्री स्तरीय परिषद और सेक्रेटरी जनरल आदि शामिल होते हैं। सचिवालय जो है इसका सऊदी अरब के रियाद में स्थित है, तो उसके भी एक सचिवालय है।
उसका भी जो मेन पावर हाउस जो है, एक सचिवालय है जो सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। इन चीजों को आप लोग जान लीजिएगा। कोई भी होगा डिसीजन देगा वो कि भैया देखो इसको बाहर करो, तो कहेंगे सर यस सर बाहर करते हैं इसको। खाड़ी क्षेत्रों के साथ भारत के क्या संबंध है, थोड़ा हमारे भी संबंध देख लीजिए कि हमारा उनका कैसा रिश्ता है। और रिश्ता तो बहुत पुराना है। खैर इस रिश्तों को क्या नाम दें देख लीजिए। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में हाल के कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। सुधार होना भी चाहिए, उनका सारा तेल तो हम लोग खपा रहे हैं, तो सुधार क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे क्या तो होता नहीं है। ये देखिए मोदी जी को कई सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं बुला बुला के। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच 121 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, ट्रेड होता है। और जहां व्यापार होगा तो भाई वहां पे तो रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि व्यापार आदमी वही करता है जहां पर रिश्ते मजबूत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारा तो खाड़ी देशों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। खैर उस रिश्ते को क्या नाम दे अब ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो रिश्ता है आप लोग समझ सकते हैं क्या रिश्ता है। हमारे क्या कि जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्री में जाके वो काम करते हैं बेचारे। अगर हमारी सरकार अगर इस लायक होती, उनको रोजगार देने की होती तो देती। लेकिन कोई नहीं, अगर वो दे रहे हैं वो पैसा भी भेजते हैं, और वो जितना भी देते हैं हमारे देश की जीडीपी में योगदान भी वो लोग करते हैं। खैर ये भी चीजें हैं। तो 121 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, वो हमको कुछ देते हैं, हम उनको कुछ देते हैं। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले तकरीबन 9 मिलियन अप्रवासी कामगारों द्वारा 49 बिलियन डॉलर धनराशि प्रेषण के माध्यम से भारत में भेजी जाती है। 9 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं कमेंट करके बताइए, और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। उतने लोग हमारे वहां बाहर काम करते हैं, खाड़ी देशों की जो मैं बात कर रहा हूँ। और 49 बिलियन डॉलर धनराशि जो है, जो पैसा जो है, प्रेषण के माध्यम से वो भारत में भेजते हैं। वो पैसा भेजते हैं हमको, हमारे जीडीपी में योगदान देते हैं वो लोग। तो इतना बड़ा रोल है हमारा, उनका रिश्ता क्यों नहीं कहलाएगा? हमारा उनका रिश्ता संबंध क्यों नहीं मजबूत होगा? इतना कम सस्ते लेबर उनको मिल रहे हैं, और यहाँ से खैर लोग जाते हैं वहां पे काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 9 मिलियन अप्रवासी कामगार 49 बिलियन डॉलर धनराशि जो है वहां से पैसा कमा के अपने घर पे परिवार पे भेजते हैं, और देश की जीडीपी में भी योगदान देते हैं वो लोग। इसके साथ ही साथ भारत की क्रूड आयात में जीसीसी के आपूर्तिकर्ताओं का लगभग 34% हिस्सा है, तो उनका सारा तेल भी हम ही लोग खपाते हैं। तो भाई रिश्ता क्यों नहीं मजबूत होगा? तो ये सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। और भारत और ईरान की क्या संबंध है, क्यों इतना ईरान से लोग खफा हैं? आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? थोड़ा हम भी उनसे अपना संबंध चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या संबंध है हमारे। भारत ने हमेशा ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध साझा किया है। तो ईरान की पहले राजधानी हमको बता दीजिए, ईरान की राजधानी क्या है, और ईरान में कौन सी मुद्रा है? मुद्रा कौन कोई होगी ना, जैसे भारत में रुपया है, ईरान में कुछ होगा। मनी है तो हनी है, मनी बताइए कौन सा है वहां पे, कौन सा वहां पे मुद्रा यूज किया जाता है? थोड़ा कमेंट करके बताइए, तो उससे मैं बता ही रहा हूँ आप लोग को। तो हमारे तो सबसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम तो पाकिस्तान से भी रिश्ते अच्छे रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वो करता है, एंडिंग हम करते हैं। लेकिन करता जरूर है वो। आज देख लीजिए स्थिति क्या है उसकी। आजादी तो दोनों एक साथ हम लोग पाए। कौन सी कंपनी जाके वहां पे अपना सेटअप लगाना चाहती है? वहां के लोग तो पुत्रा इमाम है। खैर, बड़ी उम्मीद थे वहां के प्रधानमंत्री, जो एक प्रधानमंत्री क्रिकेटर कप्तान पहले थे, वो इमरान साहब, उनसे बड़ी उम्मीद की गई थी कि उनके आने से कुछ कुछ होगा, क्रांति कुछ नया होगा। लेकिन खैर करतारपुर कॉरिडोर वाले केस में भी, या बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि उनके रहने और न रहने से कोई हम लोग को फर्क अभी नहीं पड़ा। खैर उस पे नहीं जाऊंगा, भारत और ईरान के संबंधों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत ने हमेशा ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं, सदियों से बना हुआ है हमारा। हालांकि भारत ईरान संबंध अमेरिका के दबाव के कारण मौजूदा समय में अपने सबसे जटिल दौर से गुजर रहा है। क्योंकि अमेरिका में जैसे बनाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब थे तो तरह तरह के प्रतिबंध उस पर लगा दिए थे, और उनके प्रतिबंध के कारण भाई अमेरिका का दबाव था। इसी कारण हमारे उनके संबंध काफी जटिल भी हो गए थे, और ये सब चीजें आप जानते भी होंगे। मई 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते, ठीक है, पॉइंट बी नोटेड, कि मई 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते, जिसमें संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना की आलोचना करते हुए इससे हटने का निर्णय लिया, और तथा ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया था। तो भाई आपको पता ही, अमेरिका की बात साथ हमेशा कायम रखना चाहता है। उसने उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे कि भैया देखो अब बदमाशी करना बंद कर दीजिए, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। और तथा ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया था कि भैया उस पर कोई रिश्ता मत रखिए, हम ऑलरेडी उससे रिश्ता तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग भी मत रखिए। और आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हर देश में रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। उसी समय की ये बात है, उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब थे,
और मोदी जी का बड़ा प्यार था ट्रम्प साहब के साथ, आपको पता ही होगा। भारत और कतर के थोड़ा संबंध देख लीजिए। ये कतर जो है, जो पहुंचा था ईरान के पास, और जिसके कारण जितने भी जीसीसी के सदस्य थे उन्होंने कहा कि भैया इसको बाहर करो। अब तो खैर सुधर रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री कौन है? हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री कौन है इस समय? अभी रिसेंटली उनका जन्मदिन भी था विदेश मंत्री साहब का। ये भी चलिए हिंट आप लोग को दे दिया। अभी शायद एक दो दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। कोई है कमेंट मार के बता सकता है? फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। मोदी 1.0 में जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी थी, जो हम लोग के बीच में नहीं है। प्रखर वक्ता, प्रखर प्रखर हर काम में पारंगत उनको हासिल। दिल्ली की पूर्व सीएम भी रह चुकी थी वो सुषमा स्वराज जी, अब तो खैर नहीं है। इस समय विदेश मंत्री कौन है? कमेंट के मत करके बताइए। और हम भारत और कतर के संबंध थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक व सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। कोई दिक्कत नहीं, हम तो सबसे मजबूत बिल्डअप करेंगे संबंध। कतर के साथ भारत मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है और भारत ने कतर पर प्रतिबंधों के समय में भी तेल समृद्ध इस देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। भैया प्रतिबंध तो लगा दिए तुम लोगों ने ना, लेकिन हम तो रिश्ता रखेंगे भाई। हमको तेल लेना है, हमको मित्रवत संबंध बनाने हैं, इसलिए हमने उनके साथ संबंध बनाए भी हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री साहब गए भी थे, वहां के जितने भी शीर्ष नेता थे उन सभी नेताओं से मुलाकात किया है, जैसे ऑलरेडी किया जाता है। कोई भी डेलीगेशन कहीं पे जाता है तो उनसे बात करता है, वो उन्होंने बात की है। और इस क्षेत्र में भारत की समग्र भूमिका क्या है थोड़ा देख लीजिए। भारत ने सदैव से ही इस क्षेत्र के स्थानीय या क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने से परहेज किया है कि भैया तुम्हारे घर का मैटर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप जीसीसी के सदस्य हैं, आप लोग का जो मैटर है, आप लोग जो करना चाहते हैं करिए, हम तो सभी से संबंध बना के चलेंगे। तो ये आपका मैटर है, आपके घर के मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए भारत ने शुरुआती दौर से ही स्थानीय व क्षेत्रीय विवादों में शामिल होने से परहेज किया है, क्योंकि भारत हितों को शक्ति प्रदर्शन की नहीं बल्कि शांति व क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता है, इसलिए यह ऑलरेडी ऐसा करता भी है। यही सब चीजें हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। खाड़ी देश भारत के शीर्ष व्यापारी भागीदारों में से एक है, जैसे मैंने कहा भी। जो भारत में ऊर्जा आयात की बढ़ती मात्रा तथा खाड़ी देशों की भी ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती परस्पर निर्भरता को चित्रित करता है। साथ ही खाड़ी देशों से भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना भी है। हम तो सिर्फ भाई भाई उनसे व्यापार कर रहे हैं, बायलैटरल कर रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है। उनसे हम कुछ लेते हैं, हम वो हमसे कुछ लेते हैं, और हम तो सबसे मित्रवत संबंध बना के चलते ही हैं। और जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों के द्वारा भारत में निवेश की संभावना है, इन्वेस्टमेंट की संभावना है। और वैसे भी कोरोना महामारी में इन्वेस्टर्स की बहुत कमी है, वो लोग आ भी रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्रोजेक्ट लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और देश की आर्थिक समृद्धि में भी रोज विकास हो। इसके साथ ही साथ राजनीतिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र, खासतौर पर आतंकवाद रोधी कार्यों में भारत और खाड़ी देशों के भी सहयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान वाले केस में बहुत सारे खाड़ी देश भारत के साथ हैं, लेकिन आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी अगर किसी हम आतंकवादी समूह का नाम लेते हैं या जो भी कुछ करते हैं, अगर कोई भी हम केसेज करते हैं, तो चीन जो है अपना वीटो पावर यूज कर लेता है और हमेशा पाकिस्तान को बचा देता है। लेकिन जितने भी खाड़ी देश है मैक्सिमम हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। ये भी एक पॉइंट है आपके पास। और भारत और खाड़ी देश हमेशा रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भी यथासंभव कदम उठा रहे हैं। वो भी अमन की बात करते हैं, वो भी चैन की बात करते हैं, वो भी शांति की बात करते हैं। हर देश करता है ये सब बातें, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है वो सुधरते नहीं है। जैसे मैंने अमेरिका को कहा, अमेरिका को किस लिस्ट में शामिल किया गया है थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए। कि अमेरिका को प्रतिबंधित किया गया था अभी रिसेंटली, कौन से लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, सारा डिटेल आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यही सब चीजें हम तो सबसे मित्र संबंध बना के रखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। उदाहरण स्वरूप देखिए, बहुराष्ट्रीय मेगा अभ्यास मिलन में सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों की भागीदारी रही थी। और आगे क्या होगा, आगे की राह क्या है हमारी? खाड़ी देशों का भारत के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सब महत्व है, ऑलरेडी शुरू से ही रहा है भैया। और भारत और खाड़ी देशों की परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, एफटीए कहते हैं, दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान कर सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग कर भी रहे हैं। हम उनको कुछ देते हैं, वो हमको कुछ देते हैं, दोनों लोगों का बायलैटरल होता है, ट्रेड होता है। और जब ट्रेड होगा, जब व्यापार होगा, उनके क्या में पैसा पहुंचेगा, हमारे पास भी पैसा आएगा, उनके पास भी समृद्धि होगी, हमारे पास भी समृद्धि होगी। और दोनों के जो संबंध है ऑलरेडी पहले से बिल्डअप है और उसी को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को वहां के देश के सरकार के द्वारा बुला बुला के पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यही सब चीजें हैं।
अब लास्ट हम देख लेते हैं क्या है कि विश्लेषकों का अनुमान है, जो विश्लेषक होते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उनका अनुमान है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सऊदी अरब अब लुप्त होती सकती है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान नए क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और ओमान तथा इराक को अपनी संप्रभुता पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। इस प्रकार भारतीय हितों के लिए यही सबसे बेहतर होगा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यदि प्रतिस्पर्धा सुरक्षा का विकल्प अपनाया जाता है प्रतिस्पर्धी सुरक्षा का विकल्प अपनाया जाता है तो इस क्षेत्र में स्थिरता लाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो यही सब चीजें देख लीजिए कि सऊदी अरब का अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो रही है, और संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, ईरान है, ये नए क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। जानते हैं जब उभरता कोई है तो 25 लोग आते हैं उसको रोकने के लिए भी, तो यही सब चीजें हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा विश्लेषकों का अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया ये जो शक्ति है, नई शक्ति अब मार्केट में लॉन्च हो रही है, और इन शक्तियों को पता तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे थे तथा ओमान तथा इराक को अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यही सब चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि भारतीयों के लिए क्या होगा, भारतीय हित क्या है इसमें, हमारे हित यही है कि सबसे बेहतर यही होगा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अगर स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई तो प्रतिस्पर्धी सुरक्षा का विकल्प अपनाया जाता है, तो इस क्षेत्र में रिश्ता लाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का विषय भी है, और ये विश्लेषकों का ऐसा अनुमान है। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, खास करके स्कूल शिक्षा नीति और जो बच्चों वाला बताया बैक शिक्षा नीति 2020, तो ध्यान से पढ़िएगा। और बाकी आगे फिर करेंट अफेयर कल फिर पढ़ा जाएगा। और किसी को भी कोई डाउट होगा, डाउट तो नहीं होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि एकदम जिस तरीके से समझाना होता है उस तरीके से मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कमेंट तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, तो इस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़िए, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल जो मेरा नाम ही है। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, PJ0 का। ठीक है, बाकी अगर कोई सुझाव देना हो तो प्लीज आप लोग सुझाव दे सकते हैं। और दूसरी बात, चैनल को जो लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, अगर कोई मेहनत कर रहा है, आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वाकई में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रिव्यू जरूर दीजिए कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जिस भाषा में समझाना चाहिए उसी भाषा में आप लोग समझने की कोशिश करें, तो पूरी कोशिश की जाती है, और चीजों को ध्यान दीजिएगा। कल फिर क्लास होगा 3 बजे, याद रखिएगा, यूट्यूब पे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। क्लास का PDF टाइमिंग डेट जैसे मैंने बता दिया टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, और जब जब मेरी क्लास होती है मैं लिंक यहीं पे शेयर कर देता हूँ। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, उसको पर डे जब जब मेरी क्लास होती है लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन और था कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है वो 11 AM को, ठीक है, 11 AM को आपको पता है कि अनअकैडमी के ऐप पर होता है वो क्लास। ठीक है, तो अनअकैडमी के ऐप पे वो क्लास होगा। जब क्लास होगा तो मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूँ, शुरुआत कर चुका हूँ मैं। जब होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़िए आप लोग, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।